नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जनता को महंगाई का लगा बड़ा झटका। रसोई गैस सिलेंडर के दाम और पेट्रोल और डीजल के भी बड़े दाम। कुरुक्षेत्र जेल के बंदी बनेंगे वॉलीबॉल व बैडमिंटन के खिलाड़ी। जेल को मुहैया कराए गए अंतर्राष्ट्रीय कोच। 50वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जारी। फाइनल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। सरकार की ओर से गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया गया है, जिससे महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। सरकार की ओर से एकदम से गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। पहले जो सिलेंडर 930 रुपए का मिलता था, अब वही सिलेंडर 980 रुपए का मिलेगा। बढ़ती महंगाई के कारण आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सिलेंडर के रेट बढ़ने से महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं का रसोई का बजट भी बढ़ती महंगाई के कारण बिगड़ गया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में देर रात ही 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से लोगों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सिरसा के पेट्रोल पंप पर आए वाहन चालकों ने केंद्र सरकार से इन बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने की मांग की है। लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है, जिससे महंगाई फिर से बढ़ जाएगी, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी, बिल्कुल ही बर्बाद ही कर दिए रेटों में। तो दोनों के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल और डीजल के, कितना असर देखने को मिलता है? सारे ही असर है जी, सारी चीज़ें ही पेट्रोल डीजल से काम सारे आजकल इससे रह गए हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर है, हर चीज़ पे पड़ेगा जी। ये पेट्रोल डीजल करके सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा, हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी। क्या मांग करते सरकार से आप? यही है जी, कम करे जाए रेट। पहले नौकरी नहीं है, कुछ ऐसे ही। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव ने लघु सचिवालय यमुनानगर में पहुंचकर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की क्राइम मीटिंग ली। अधिकारियों के साथ ली मीटिंग में चर्चा की गई कि मास्टर सीलिंग प्लान के अंतर्गत 10 मिनट के अंदर सभी नाकों को सील करके क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि सीलिंग प्लान का मतलब पूरे जिले की सभी गाड़ियां यानी 95% सड़कों पर होंगी। जगह निश्चित करके नाके लगाकर अपराधी को पकड़ सकते हैं। वहीं नशे पर अंकुश लगाने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यमुनानगर जिले में खुलने जा रहे हैं, और इस पर भी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग में डिस्कस हुई। ऑलरेडी इस विषय में हमारी चर्चा एसपी साहब से हो चुकी है, और ये जो टास्क है, एज आई सेड, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अक्रॉस स्टेट जो ट्रांजिट होता है या जो ट्रैफिकिंग होता है, उसको रोकने के लिए ना सिर्फ ज़िला पुलिस बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अपना एक यूनिट यमुनानगर में खोलने जा रहा है। उसके बाद टुगेदर विद द पुलिस एंड द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हम इस समस्या को अंजाम तक ले जाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे, हमने निश्चय किया है। सर, जैसे बड़ी वारदातें हो रही है, उनको सॉल्व करने के लिए या पहले उनको पकड़ने के लिए कुछ ऐसा अभियान चलाया? हमने अभी सीलिंग प्लान का यहाँ ट्रायल भी लिया है, और पूरे रेंज में ट्रायल लिया है कि हम उसको लगातार अभ्यास करेंगे। सीलिंग प्लान का मतलब ये है कि पुलिस के सारे मुलाजिम, सारी गाड़ियाँ, जितनी फोर्स है वो 95% सड़क पे आए, और उसमें सबकी जगह निश्चित हो, और रिस्पांस टाइम जो है, अगर हम नाका करते हैं, कोई वारदात होती है, उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि विदिन 5 to 10 मिनट्स हमारा सभी जो फोर्स है अपनी अपनी पोजीशन ले ले। तो सीलिंग प्लान बन चुके हैं पूरे रेंज में, और उसका अभ्यास एक अभ्यास हो भी चुका है। आज तड़के बल्लभगढ़ आदर्श नगर पुलिस ने गोकशी के लिए ले जाई जा रही गायों को बरामद किया है। इन गायों को दिल्ली की तरफ से मेवात ले जा रहे थे, और गोरक्षक इनका पीछा कर रहे थे। गो तस्करों ने गोरक्षकों से बचने के लिए न केवल पथराव किया बल्कि कट्टे से फायर भी किया। इस दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी फुटपाथ पर जा चढ़ी। अंधेरे का मौका देकर गो तस्कर हालांकि मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बरामद 4 गायों और 2 नंदी को बल्लभगढ़ की नंदीग्राम गौशाला में भेज दिया है। हमारी राइडर से एक सूचना मिली एसएचओ मोबाइल को, जो गश्त में थी, कि एक एक्सीडेंट में एक पिकअप गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है, जिसका डिवाइडर पे चढ़ी हुई है। जिसको जाके वहां देखा मौके पे, तो उस गाड़ी में, पिकअप में गाय बंधी पड़ी थी, जिनको रेस्क्यू किया गया। वहां से ले जाकर मौके से हटाया गया, रास्ता खुलवाया गया, और नंदीग्राम गौशाला ऊंचा गांव में गायों को छुड़वाया गया। निकालने पर
कुल 6 गाय थी, जिनमें से 4 गाय और 2 नंदी निकले हैं। सर कुछ पथराव भी हुआ है गौ सेवक और तस्करों के बीच में, क्या था ये? पथराव के बारे में सूचना नहीं है। बाकी अभी इसमें गाड़ी का चेक किया तो उसमें पत्थर और बियर की बोतलें मिली हैं जी। तलाशी लेने पे एक देसी कट्टा मिला है। तो कहाँ से गाड़ी आ रही थी और सर कहाँ ले जा रहे थे? ये दिल्ली की तरफ से आ रही थी और शायद पल्लव की तरफ जा रही थी। तो कौन से थाने का मामला है सर ये आदर्श नगर थाने के क्षेत्राधिकार का मामला है। तो सर किस प्रकार की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी? जांच की जा रही है। जैसे ही गाड़ी के बारे में जो कुछ पता चलता है नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है। अब कुरुक्षेत्र जेल के बंदी वॉलीबॉल व बैडमिंटन के खिलाड़ी बनेंगे। इतना ही नहीं, इनके लिए टीम भी तैयार कर ली गई है और कुरुक्षेत्र जेल के 40 बंदी, जिनमें 30 पुरुष व 10 महिलाओं को बकायदा 1 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल के लिए ट्रेनिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी और इन सभी 40 बंदियों को खेल का सामान व अन्य किट भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से ही दी जाएगी। सोमवार को आईजी जेल जगजीत सिंह कुरुक्षेत्र जेल में पहुंचे और वहीं हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद अकील सहित देश के सभी प्रदेशों के डीजीपी जेल व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए जुड़े और जिला जेल में पहुंचे आईजी जगप्रीत सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कोच जेल को मुहैया कराए गए हैं, जो कि कुरुक्षेत्र जेल के 40 बंदियों को वॉलीबॉल में बैडमिंटन के गुर सिखाएंगे। एक टीम वॉलीबॉल पुरुष वर्ग व बैडमिंटन पुरुष वर्ग व महिला वर्ग की 2 टीमें बनाई गई हैं। इस कदम से कैदियों में स्ट्रेस कम होगा और यह कदम बहुत अच्छा साबित होगा। शुरुआत कुरुक्षेत्र जेल से की गई है और इसके बाद अन्य जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। आईजी जगजीत सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र जेल में एक पेट्रोल पंप भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से लगाया गया है, जिसमें वाहन चालकों को पेट्रोल व डीजल के अलावा सीएनजी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस पेट्रोल पंप का संचालन भी कैदी ही करेंगे। पेट्रोल पंप पर एक आउटलेट भी खोला जाएगा, जिसमें कैदियों द्वारा तैयार व्यंजनों को बेचा जाएगा। यह आउटलेट लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हमने यहाँ पर एक तो पेट्रोल पंप की शुरुआत करने का हमने किया है। ये हरियाणा प्रिजन्स में पहला पेट्रोल पंप है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इसके अलावा CSR के अंतर्गत हमने एक ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है। तो IOCL ने अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पे 40 बंदियों को चुना है, 30 मेल और 10 फीमेल को। 2 गेम्स अभी चुने हैं, वॉलीबॉल मेल एंड बैडमिंटन मेल एंड फीमेल। बैडमिंटन में 10-10 हैं और वॉलीबॉल में 10-10 हैं। तो इस प्रकार से 40 बंदियों को हम ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के कोच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हमारे को दिए हैं और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लगभग 1 महीना चलेगा। इसका सारा खर्चा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उठा रहा है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्रिजनर्स को रिफॉर्मेशन की तरफ ले जाने के लिए, उनको स्ट्रेस को कम करने के लिए, उनके टैलेंट को उभारने के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की है। तो सर सभी जेलों में चलेंगे? ये अभी कुरुक्षेत्र में हमने शुरू किया। पेट्रोल पंप भी पहला एज ए पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने हमारे को कुरुक्षेत्र में परमिशन दी है। ये लगभग अगले 10 या 12 दिन में ये ऑपरेशन हो जाएगा। इसके लिए प्रिजनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक ऐसा पेट्रोल पंप होगा जिसे बंदी चलाएंगे, कैदी चलाएंगे इस पेट्रोल पंप को। उनको ट्रेनिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा दी जा रही है और बंदियों द्वारा ये 24 आवर ये पेट्रोल पंप चलाया जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये पेट्रोल पंप बहुत कामयाब होगा। ये कितने बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है? इसमें अभी हमने इनिशियली 7 को शुरू किया, इसको बढ़ा करके हम 15 से 20 तक लेकर के आएंगे। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। इससे एक तो बंदियों को स्किल डेवलपमेंट होगा, उनको यहाँ जेल में रहते हुए उनको रोजगार मिलेगा और फिर जब ये रिलीज होकर के बाहर जाएंगे तो भी इनको वहाँ पर आगे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित 50वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप चल रही है। आज तीसरे दिन कई लीग मुकाबले हुए। बुधवार को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे और गुरुवार को प्रतियोगिता का फाइनल मैच होगा। फाइनल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे और विजेता व उपविजेता टीम को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर से 27 टीमों ने भाग लिया है और टीम मुकाबलों के लिए इंडोर के साथ साथ आउटडोर व्यवस्था भी की गई है। ये 50th सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप है जो कि सिरसा के चौधरी देवीलाल
यूनिवर्सिटी में जो मल्टीपर्पज़ हॉल है, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। और ओपनिंग में लगभग 27 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा इस मल्टीपर्पज़ हॉल के अलावा भी आउटडोर ग्राउंड्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि 27 टीमों के काफ़ी मैचेस हो जाते हैं पर डे। तो बहुत ही स्मूथ कंडक्ट है। और इसके आयोजन के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री दिग्विजय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने ये अनुपम आउटस्टैंडिंग सीनियर नेशनल यहाँ पर कंडक्ट करवाया है। और एसोसिएशन के बाकी पदाधिकारी जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट श्री RMS शिकारा जी और हमारे सेक्रेटरी जनरल संदीप कोटिया जी, उन लोगों की देखरेख में ये आयोजन किया जा रहा है। सिरसा की अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से बहुत ही अतुल्य योगदान यहाँ पर दिया जा रहा है। हर तरह का सहयोग यहाँ प्रदान किया जा रहा है। और टीमों के बारे में जहाँ तक बात है, उसमें 27 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और अभी लीग मैचेस चल रहे हैं। हत्या के मामले में 16 फरवरी 2021 को अंबाला शहर नगर निगम की पार्षद रूबी सौदा सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। तब से रूबी सौदा नगर निगम की मीटिंग में शामिल नहीं हुई, तो निगम कमिश्नर ने उनके घर पर नोटिस चिपकाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यह मामला अंबाला के कमिश्नर के समक्ष पहुंचा और रूबी सौदा ने अपना पक्ष रखा। इस मौके भाजपा के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा उनके साथ मौजूद रहे। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, डिविजनल कमिश्नर मैडम के पास कुछ शिकायत आई थी। उस शिकायत के संदर्भ में पार्षदा रूबी महोदया को व्यक्तिगत हियरिंग के लिए बुलाया गया था और व्यक्तिगत हियरिंग के बाद उन्होंने अपनी जो बात कहनी थी वो डिविजनल कमिश्नर मैडम को बता दी हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपने कुछ कहना हो, तो उन्होंने कहा था जी मेरे साथ मेरे पार्षद साथी आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं, मेरी बात रखना चाहते हैं। तो हमने तो यही कहा जी ये निर्दोष है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। दलित महिला है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति की वजह से इस दलित महिला पर और अत्याचार करना चाहते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैडम ने कहा ठीक है जी, और कुछ उन्होंने अपनी बात सुन ली है। जो भी मैडम फैसला करेंगी हमें वो मंजूर है। अगर हमारे हक में आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि उसमें कोई तकनीकी खामी है या हमारे विरुद्ध है तो हम उसकी अपील जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास करेंगे। तो दोबारा बुलाए गए अभी? नहीं, अब वो मैडम ने बात सुनने के बाद अब मैडम के विवेक पर है, मैडम क्या फैसला करते हैं। जो भी फैसला आएगा हम उसकी विवेचना करेंगे। अगर हमारे हक में आया तो हम उसका स्वागत करते हैं, और अगर हमारे खिलाफ आता है तो हम उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके पढ़ने के बाद जैसा भी होगा उसके खिलाफ हम जो भी कार्रवाई होगी। मैटर क्या था ये? हाँ जी, मामला जो मेरी जानकारी में आया है वो इतना ही था कि रूबी सौदा जो पार्षदा है वो पिछली 3 बैठकों में नगर निगम की उसमें मीटिंग में नहीं पहुंची। उसके क्या पूर्ण तथ्य हैं, क्या जानकारी है, क्या उन्होंने अपने आरोपों के साथ तथ्य लगाए हैं, उसकी कोई जानकारी मुझे अभी नहीं है। क्योंकि मैं भी जो नगर निगम की तीसरी बैठक थी उसमें ही मनोनीत पार्षद के तौर पर पहली बार मैंने भाग लिया था। पिछली 2 मीटिंगों में क्या कार्रवाई हुई, उन 2 मीटिंगों में की कार्रवाई में तीसरी जो मीटिंग थी उसमें कहीं भी ना आने बारे कोई जानकारी या कोई ऐसा विषय उन तीसरी बैठक में नहीं आया। एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर किसानों ने उपायुक्त कार्यालय में 2 घंटे का धरना देकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे। आज किसानों के द्वारा सरकार के नाम उपायुक्त को 4 ज्ञापन सौंपे गए। गुलाब सिंह मानकर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन हरियाणा टिकैत। आज का जो हमारा ज्ञापन है 3 मुद्दों पर है। एक तो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। 6 जो कानूनों पर विचार करना था उन पर अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हम उसके खिलाफ यहाँ ज्ञापन देंगे। एक गन्ने की पेमेंट है जो सरकार ने वादा किया था कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे, अभी तक कोई पेमेंट नहीं की, शुरू भी नहीं की। और दूसरा ये एक जो आवारा पशु हैं ये हमारा इतना नुकसान कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। अरे 2 पशु 1 एकड़ में बढ़ जाए तो इतना नुकसान करते हैं, 5-4 कुंटल का नुकसान कर देते हैं। पानी की वजह से पहले हमारी फसल खराब हो चुकी है और सरकार ने अभी तक स्पेशल गिरदावरी करने की भी कोई कोशिश नहीं की है। लेकिन इन पशुओं को ये डेयरी ये जो सांड है ना, ये जो गौशाला है इनमें से छोड़ दिए जाते हैं। ये इतने मार खा रहे हैं, जान माल का भी नुकसान कर देते हैं। अरे एक हमारा डेजाना गाँव है तो वहाँ पे 5 महीने से जो वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल है वो अनसर्विसेबल पड़ा है।
तो हमने पहले भी दरखास्त दे चुकी है, उसके भी आज उसके बारे में सरकार को ज्ञापन देंगे। हमारे पास तो ज्ञापन देने के अलावा कोई और नहीं बात ही नहीं है। कोई भी सरकार ये वायदा नहीं करती है तो झूठी सरकार है, तो कोई भी बात करके मुकर जाती है। पुंडरी हल्के के गांव भाना में ग्रामीणों ने पुंडरी राजौंद रोड को जाम कर दिया, जो करीब 4 से 5 घंटे जाम रहा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की गली के अंदर 2 से 3 फीट गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी ज्यादा होने से घरों के अंदर ये घुस जाता है। ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर डीसी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों में गुस्सा फूट गया और पुंडरी राजौंद रोड को जाम कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और उसके बाद ग्रामीणों को आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। आप कहाँ से हो? गांव भाना से हैं जी। आपकी क्या समस्या है? हमारे गली के चारों ओर जी पानी इकट्ठा हो रहा है लगभग 1.5 साल से जी। कोई का समाधान नहीं है जी। आप किसी से मिले हो? हम कई बार बीडीओ ऑफिस में भी गए हैं सर, कैथल भी गए हैं, डीसी ऑफिस में, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ जी। वहाँ क्या बोला गया? वहाँ ये बोला गया कि आपकी समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है जी। आज तक कोई गांव में पहुंचे अधिकारी? कोई नहीं आया जी। आए हैं तो नाम मात्र आए हैं जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी गली की सफाई की जाए और पानी जो चारों ओर इकट्ठा है उसको बाहर निकाला जाए। ना हमारी गली के अंदर कोई सफाई कर्मचारी आता और 80% जो गांव का पानी उसी गली में आता है। वर्षा के समय यहाँ पर लगभग 3 से 4 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है। आप इसमें किसको मानते हैं? फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।